नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं छायावाद के प्रमुख कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि जयशंकर प्रसाद जी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन या प्रश्न आपके पेपर में आते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद में अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के कोर्स का ही हिस्सा है और ये नोट्स आप देख सकते हैं। ये नोट्स इसी तरीके से अगर आप चाहते हो ये नोट्स कंप्लीट आपको मिल जाए, पहले आपको क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। तुलसीदास और कबीरदास को मैं पढ़ा चुकी हूँ 2 डेमो वीडियो के रूप में और आज हमारी ये तीसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो आप ई बुक के रूप में या अपने घर तक ये नोट्स मंगवा सकते हैं। आप अगर इनको लाइव पढ़ना चाहते हैं लेक्चर के माध्यम से तो भी आप मेरे चैनल्स के एप्लीकेशन से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में देखते हैं क्या कहता है जयशंकर प्रसाद। आधुनिक कविता का सुमेरु, प्राचीन विचारों एवं संस्कृति के रक्षक कवि। इन्हें क्या कहा जाता है ये हम सबसे पहले देखेंगे कि आधुनिक कविता का सुमेरु किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को। प्राचीन विचारों एवं संस्कृति के रक्षक कवि भी इन्हें कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक इन्हें माना गया है एवं छायावाद के रूप में प्रतिष्ठित जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। ठीक है, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जो जन्म है वो 1890 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पर आपको ये भी साथ में दे रखा है कि किस विद्वान ने अलग माना है। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी ज्यादातर अगर आप इनकी किताब को देखेंगे, इनके ग्रंथ को देखेंगे हिंदी साहित्य को, तो इन्होंने जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं हर किताब में, ठीक है, 1889 ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इनका 1 साल आपको बढ़ के ही मिलता है ना। ये ज्यादातर रचनाओं में भी हमें देखने को मिला है और कुछ के जन्म वर्ष में भी देखने को मिला है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1890 ईस्वी इनका जन्म है। सुंगनी साहू के परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1889 में इनका जन्म हुआ था सुंगनी साहू परिवार में। 15 नवंबर 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, इनका जो निधन है ये केवल और केवल 48 वर्ष ही जीवित रहे थे, इनका निधन हो गया, ये भी ध्यान रखना है। आगे है पिता का नाम। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू और माता का नाम था मुन्नी देवी। इनका कुटुंब शिव का उपासक था। इनका जन यानी कि जिस परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिस परिवार से संबंध थे, वो शिव के उपासक थे। चंचल, इन पर भी शैव दर्शन का प्रभाव है जो मिलता है। चंचल स्वभाव के कारण प्रसाद जी को झारखंडी कहकर भी पुकारा जाता था। इनको बचपन में इनका बड़ा ही चंचल स्वभाव था, उसके कारण इनको झारखंडी कह करके बुलाया जाता था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी प्रसाद जी के शिक्षक थे। ठीक है, जो प्राचीन संस्कृतों की जो शिक्षा है वो इन्हें किसने दी थी, तो ये दीनबंधु ब्रह्मचारी ने दी थी। ठीक है, ये इनके गुरु थे एक तरीके से। इनके दूसरे गुरु का भी नाम हमें देखने को मिलेगा। आगे 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद जी ने कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने आध्यात्मिक गुरु यानी कि रसमय सिद्ध को दिखाया था। ठीक है, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो ये थे रसमय सिद्ध। ये आपको नाम ध्यान रखना है। जब ये केवल और केवल 9 वर्ष के थे उस समय इन्होंने उपनाम रखा था एक कलाधर। ठीक है, कलाधर नाम से इन्होंने एक ब्रज भाषा में सवैया लिखा, ब्रज भाषा में सवैया लिखा और अपने गुरु को दिखाया। इनकी आरंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखित हैं, परंतु बाद में खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो पहले इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था, फिर बाद में खड़ी बोली में लिखा। 1906 ईस्वी में इनकी प्रथम कविता ब्रज भाषा में लिखित है, ब्रज भाषा में आई थी, जिसका नाम है सावन पंचक। ठीक है, सावन पंचक ये वृंदावन से भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भारतेंदु नाम की पत्रिका निकलती थी वृंदावन से। ठीक है, और इनकी जो पहली कविता है सावन पंचक ये इसमें प्रकाशित हुई थी 1906 ईस्वी में। प्रसाद जी की प्रेरणा से ही 1909 ईस्वी में इनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादन में इंदु नामक पत्रिका नामक जो मासिक पत्रिका है इसका प्रकाशन भी शुरू हुआ था। ठीक है, इंदु नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन शुरू हुआ था, किसने किया था, अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और किसके प्रेरणा से हुआ था, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रेरणा से ही हुआ है। आगे है प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं एवं इनकी ग्राम कहानी 1911 ईस्वी में इसी मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
एक सेकंड, बस मैं बटन ऑन कर दी। हाँ जी, इनकी जो ग्राम कहानी है ये प्रथम कहानी थी इनकी, और ये 1911 ईस्वी में इसी मासिक पत्रिका में यानी कि इंदु में ही छपी थी। नेक्स्ट है विभिन्न विधाओं में प्रसाद जी की प्रथम रचनाएं। तो विभिन्न अलग अलग विधाओं में इनकी रचनाएं हम यहाँ पर देखेंगे। प्रथम कविता थी इनकी सावन पंचक, जो कि 1906 ईस्वी में आई थी और ये भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। प्रथम कहानी है इनकी ग्राम, जो अभी हमने देखा है 1911 ईस्वी में आई थी, जो कि इंदु पत्रिका में छपी थी। छायावादी शैली की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है? तो ये प्रथम प्रभात, जो कि 1913 ईस्वी में आई थी। ये छायावादी शैली से निर्मित थी, यानी कि इस पर प्रभाव था छायावाद का, और ये भी ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी। प्रथम कहानी संग्रह की अगर बात करें तो ये थी छाया। ठीक है, छाया नाम से इन्होंने प्रथम कहानी संग्रह निकाला था। 1912 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। प्रथम उपन्यास की बात करें तो ये कंकाल, जो कि 1929 में आया था। खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन था इनका कानन कुसुम। ठीक है, प्रथम खड़ी बोली में पहला काव्य संकलन कौन सा था? तो ये कानन कुसुम था, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं इनकी एकमात्र रचना प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में पहले ब्रजभाषा में लिखी गई थी और बाद में 1914 में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। ठीक है, एकमात्र रचना इनकी प्रेम पथिक ऐसी है जो कि 1909 में पहले ब्रजभाषा में लिखी गई और बाद में 1914 में खड़ी बोली में उसे रूपांतरित कर दिया गया, यानी कि अनुवाद कर दिया गया। आगे इनकी प्रथम कविताएं, प्रमुख कविताएं एक बार देखेंगे। पेसोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, अंतरिक्ष में अभी सो रही है, ओरी मानस की गहराई। ठीक है, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। आगे है मधुर माधवी संध्या में, मधुर माधवी संध्या में नीधरक तूने ठुकराया कब। ठीक है, नीधरक तूने ठुकराया तब, अरे आ गई भूली सी कहीं, अरे कहीं देखा है तूने, काली आंखों का अंधकार अब जागो जीवन के प्रभात। ठीक है, ये इनकी प्रथम प्रमुख कविताएं हैं। काव्य संग्रह देखेंगे हम अलग। तुम्हारी आंखों का बचपन, अपलक जगती हो एक रात। ठीक है, अपलक जगती हो एक रात वसुधा के आंचल पर। तो ये इनकी जो 11 हैं, सॉरी 13 कविताएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। आगे काव्य संग्रह हम देखेंगे जो हमें बार बार देखने को मिलते हैं। उर्वशी, इन्होंने भी उर्वशी लिखी थी, हालांकि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखी थी, लेकिन उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी है, जो कि 1909 में ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1909 में प्रकाशित हुई थी, जबकि रामधारी सिंह दिनकर की जो उर्वशी थी वो 1961 में प्रकाशित हुई थी, बहुत समय बाद। ठीक है, वन मिलन 1910 ईस्वी, प्रेम राज्य 1910 ईस्वी, सो को उच्छ्वास 1910 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910, बब्रुवाहन 1911। सबका प्रकाशन वर्ष भी आपको साथ में इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको बिल्कुल बहुत ही कम, अभी तो रक्षाबंधन का त्योहार है 2 दिन, तो इस पर थोड़ा ऑफर भी रहेगा। ठीक है, ऑफर भी रहेगा। अभी आप केवल और केवल 500 रुपए पे करके भी अपने घर तक इसे मंगवा सकते हो, केवल 500 रुपए पे करके। ठीक है, अगर आप मंगवाना चाहते हो तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। नंबर मैं आपको बता दूंगी बाद में, नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, उस पर देख लेना। प्रेम पथिक 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1913 ईस्वी, यानी कि प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में 1909 में आई थी और बाद में प्रेम पथिक ब्रज भाषा में यानी कि खड़ी बोली में लिखी गई थी। करुणालय 1912 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, महाराणा का प्रताप 1914 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी। ठीक है, ये झरना छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। चित्राधार 1918 और इसका जो दूसरा भाग था वो 1928 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 2 भाग इसके प्रकाशित हुए थे। आंसू, आंसू के भी 2 भाग प्रकाशित हुए थे, 1925 और 1933 ईस्वी। लहर 1933 ईस्वी और कामायनी 1936 ईस्वी। कामायनी इनका सबसे अंतिम काव्य संग्रह है। आगे देखते हैं प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में सो को उच्छ्वास। ठीक है, प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में सो को उच्छ्वास 1910 ईस्वी तथा बब्रुवाहन 1911 जो कि उल्लेखनीय है। ठीक है, ये इनकी प्रारंभिक रचनाओं में इनकी गिनती होती है। आंसू, अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कविताएं तो हमने देख ली, काव्य संग्रह भी देख ली, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कुछ रचनाओं को जो कि इंपॉर्टेंट है और जो पूछी जाती हैं। आंसू 1925 में आया था, द्वितीय संस्करण 1933 ईस्वी। आंसू एक स्मृति प्रधान विरह काव्य है। ठीक है, ये स्मृति प्रधान विरह काव्य है, ये ध्यान रखना है।
आंसू में सर्वप्रथम प्रसाद ने सखी छंद व आनंद छंद, जो कि 14 मात्राओं के होते हैं, सखी छंद और आनंद छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, आंसू करना है। आचार्य शुक्ल ने आंसू को प्रसाद की पहली विशिष्ट रचना कहकर के सम्मानित किया है। ठीक है, आंसू को प्रसाद की पहली विशिष्ट रचना किसने कहा है, तो ये शुक्ल जी ने कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कामायनी को देखते हैं। कामायनी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रबंधात्मक महाकाव्य कामायनी की रचना 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य कोश नामवाची के अनुसार 1936 ईस्वी। ये भी आपको देखने को यहाँ पर बहुत से बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि 1935 में आई थी या 1936 में। ऐसी एक रचना होती है गोदान, उसके बारे में भी यही कंफ्यूजन रहता है कि 1935 में आया था 36 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर डिटेल बता दी गई है कि ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है, छायावाद का एकमात्र महाकाव्य है कामायनी, और इसकी रचना 1935 यानी कि 1935 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन जो हिंदी के साहित्य कोश नामवाची एक ग्रंथ है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके संपादक थे, इसके अनुसार 1936 ईस्वी में बताया गया है। इसका प्रथम चिंता सर्ग, इसका जो प्रथम चिंता सर्ग है 1928 ईस्वी के अक्टूबर महीने में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1928 में इसका जो पहला सर्ग है उस समय पर लिख लिया गया था 1928 में, और ये सुधा पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ था, एवं संपूर्ण रचना के रूप में यह 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, लेकिन बाद में ये 1935 में पूर्ण रूप में प्रकाशित हुई थी, इसलिए इसकी रचना में प्रसाद जी को लगभग 7 वर्ष का समय लगा। 1928 से लेकर के 1935 तक ये लिखते रहे, यानी कि 7 वर्ष का समय इसमें लगा था। इस रचना के लिए प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया है। हालांकि कामायनी के लिए कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है भाई, कम मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको दिया गया था। कामायनी छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि है। ठीक है, ये भी देख लेना, कामायनी छायावाद की अकेली केवल एक ही रचना है महाकाव्य रूप में जो लिखी गई है, वो है कामायनी। यह प्रसाद की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसकी प्रेरणा प्रसाद जी को सतपथ ब्राह्मण से मिली थी। ठीक है, तो कामायनी को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो ये सतपथ ब्राह्मण से मिली है। और यह कृति प्रत्याविज्ञा दर्शन यानी कि समरसतावाद एवं आनंदवाद पर आधारित है। ये ध्यान रखना है, पूछा गया है क्वेश्चन है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी, सतपथ ब्राह्मण से मिली थी। इस कृति पर किसका प्रभाव है, किस दर्शन से प्रभावित है, तो ये प्रत्याविज्ञा दर्शन पर आधारित है, इसलिए इसे हिंदी का अन्यतम दार्शनिक महाकाव्य भी कहा जाता है। आगे कहते हैं कि मुक्ति बोध ने कामायनी को फैंटेसी कहा है, सुमित्रा नंदन पंत ने ताजमहल कहा है। ठीक है, कामायनी को ताजमहल कहने वाले कौन है, तो पंत साहब हैं। श्याम नारायण पांडे ने विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य, ठीक है, विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य का दर्जा दिया है श्याम नारायण जी ने। प्रभाकर माचवे ने मानवता का उद्घोष कहा है। दिनकर जी ने दोष रहित दोष सहित रचना, ठीक है, दिनकर जी रामधारी सिंह दिनकर जी से दोष रहित और दोष सहित रचना मानते हैं। हरदेव बारी ने हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य कहा है। हरदेव बारी ने कामायनी को हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य कहा है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, कामायनी खड़ी बोली हिंदी की महत्वपूर्ण रचना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कामायनी किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये खड़ी बोली में लिखी गई थी। 15 सर्गों में विभाजित है। इसके सर्गों का नामोल्लेख यानी कि क्रमानुसार ये नाम आपको ध्यान रखने। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है भाई, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए ये जरूरी है, क्लास महत्वपूर्ण है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे नए हैं, और लाइक तो कर ही दीजिए वीडियो को। बड़ी मेहनत लगती है, बोलते बोलते भी गला दुख जाता है, और बनाने में तो इसे कितना समय लगा है ये बता नहीं सकते, क्योंकि एक टाइप करने में इतना सारा मैटर कम से कम 2.5 महीने का बल्कि 3 महीने लगे हैं मुझे पूरे नोट्स तैयार करने में। और अब आप समझ सकते हैं 3 महीने तो केवल मुझे टाइपिंग में लगे हैं, और जो पहले मैंने अलग से तैयार किए थे साल भर का समय है, जो अलग अलग किताबों से ये निकाला है चीजों को। तो अगर आपको इतनी सारी मेहनत अगर बचानी है तो थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, और आपके पास ये नोट्स हैं जो पहुंच जाएंगे। इनके 15 सर्गों को देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वप्न, संघर्ष, ठीक है, ये क्रम से लिखे गए हैं जो आपको याद रखने हैं।
इसके बाद है निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या है? आनंद। सबसे पहले क्या होती है? चिंता होती है। ठीक है, क्या होती है? सबसे पहले चिंता होती है, फिर मन में एक छोटी सी किरण जगती है, यानी कि आशा उत्पन्न होती है। और जब हमारे अंदर कोई आशा उत्पन्न होती है तो हमारे हृदय से श्रद्धा भी उसके लिए निकलती है। और जब श्रद्धा होती है तो हम कोई काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं, काम करते करते हमारे मन में वासना आ जाती है ना। और वासना का जब हम विचार करते हैं तो हमें फिर लज्जा होने लगती है। ठीक है, लज्जा होती है। हम लज्जित होने के बाद में क्या करते हैं? फिर अपने कर्म की तरफ ध्यान करते हैं, लेकिन हमें अपने आप से कहीं ना कहीं ईर्ष्या होने लगती है ना। वासना का विचार हमारे मन में आया क्यों? फिर एड़ा यानी कि बुद्धि आ जाती है। ठीक है, एड़ा का अर्थ यहाँ पर क्या है? एड़ा प्रतीक किसका है? तो बुद्धि का प्रतीक है एड़ा। और हमें एड़ा यानी कि बुद्धि आ जाती है, और फिर हमें स्वप्न दिखाई देता है। और स्वप्न में हम क्या कर रहे होते हैं? संघर्ष कर रहे होते हैं। ठीक है, और संघर्ष करते करते हमें समझ में आता है कि संघर्ष करने के बाद में जो शांति मिलती है, निर्वेद, निर्वेद का अर्थ होता है शांति। ठीक है, शांति मिलती है। हम दर्शन करते हैं, किसका? भगवान का दर्शन करते हैं। फिर हमें एक रहस्य का पता चलता है ना। जब हम दर्शन करते हैं भगवान का तो हमें एक रहस्य का पता चलता है, और फिर हमें आनंद की अनुभूति होती है ना। ये मेरी ट्रिक मैंने बैठे बैठे ही बना दी है, बस ऐसे ही, है ना। तो बताइएगा कैसी लगी। चलो, आपको याद कराने के लिए था। आगे है कामायनी रचना प्रतीकात्मक महाकाव्य है। ठीक है, ये प्रतीकात्मक महाकाव्य, इसके प्रतीक और पात्र आपको ये ध्यान रखने होंगे। मनु, मनु मन का प्रतीक है, जो इसमें मनु है मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। एड़ा बुद्धि का प्रतीक है। आकुली क्रात ये आसुरी शक्तियों का प्रतीक है। वृषभ की बात करें तो वृषभ धर्म का प्रतीक है। मानव मनुष्य का प्रतीक है। सारस्वत प्रदेश संस्कार का प्रतीक है। ठीक है, सारस्वत प्रदेश का जो इसमें उल्लेख किया गया है ये संस्कार का प्रतीक है। और कैलाश मानसरोवर ये समरसता और आनंद का प्रतीक है। ठीक है, तो ये प्रतीक और पात्र आपको याद रखने हैं। मुक्ति स्थल, आनंद या मुक्ति स्थल का प्रतीक है। ठीक है, जो कैलाश मानसरोवर है। आगे है श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है। जो इसमें श्रद्धा आती है वो काम गोत्र की बालिका है, अतः श्रद्धा के नाम के साथ ही इसे कामायनी नाम भी दिया गया है। कामायनी से क्यों कहा जाता है? श्रद्धा के नाम के साथ ही इसका जो शीर्षक है कामायनी क्यों रखा गया है? कामायनी क्योंकि श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए। ठीक है, कामायनी का आनंद सर्ग महत्तम सर्ग है। जो आनंद सर्ग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हमारी लाइफ में अगर आनंद नहीं है तो सब कुछ तो बेकार है ना। आनंद सर्ग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यह सर्ग ही प्रसाद के दर्शन एवं दृष्टिकोण का द्योतक माना जाता है। जो इसका आनंद सर्ग है वही प्रसाद के दर्शन एवं दृष्टिकोण का द्योतक माना जाता है। त्रांटक कामायनी का प्रमुख छंद है। ठीक है, ये छंद आपसे पूछा जाता है, कामायनी किस छंद में लिखी गई है? हालांकि छंद तो इसमें बहुत सारे हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, लेकिन त्रांटक छंद इसका प्रमुख छंद है। इसके चिंता, आशा, स्वप्न एवं निर्वेद सर्ग आला छंद, आला छंद में 30 और 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, निर्वेद ये जो 3-4 सर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, चिंता, आशा, स्वप्न और निर्वेद, ये चारों आला छंद में लिखे गए हैं। जबकि इसके अलावा रहस्य, एड़ा, श्रद्धा, काम एवं लज्जा सर्ग, ये 5 सर्ग आपके लावनी छंद में लिखे गए हैं, जिनमें 32 मात्राएं होती हैं। ठीक है, संघर्ष सर्ग की बात करें तो संघर्ष सर्ग रोला छंद में है, जिसमें 24 मात्राएं हैं। आनंद सर्ग सखी छंद में है, जिसमें 14 मात्राएं हैं। तथा वासना सर्ग रूपमाला छंद में है, जिसमें 24 मात्राएं रचित हैं। ठीक है, 24 मात्राएं होती हैं। तो अलग अलग छंद है, लेकिन त्रांटक छंद इसका प्रमुख छंद है। कामायनी पर लिखित आलोचनात्मक कृतियां देख लेते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, ये किसका ग्रंथ है? तो ये मुक्ति बोध ने लिखा है। ठीक है, ये कामायनी पर लिखी गई पुस्तक है। कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्ति बोध। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। आगे कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन, ये इंद्रनाथ मदान का ग्रंथ है। ठीक है, कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन। आलोचकों की दृष्टि में कामायनी को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का कहना है कि मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। ठीक है, जो मनु हैं वो भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलने के लिए थोड़ा बहुत कल्पना को भी अनेकाधार नहीं छोड़ा है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद ने स्वयं अपने ग्रंथ के बारे में कहा है, ये ध्यान रखना। उन्होंने थोड़ा बहुत कल्पना को भी इसमें लिया है, शामिल किया है। बिल्कुल देखो, कल्पना के बिना तो कोई रचना हो ही नहीं सकती है। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। ठीक
ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। वो आगे कहते हैं कि कामायनी महाकाव्य एक कंपोजियन है। ठीक है, कंपोजियन किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, और इसी परीक्षा स्थल भी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, और कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है, ये भी इन्होंने ही कहा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पूछे जा सकते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि मुक्ति बोध की कामायनी संबंधी अध्ययन फुअड़ मार्क्सवाद का नमूना है। ठीक है, मुक्ति बोध की जो कामायनी संबंधी जो अध्ययन है वो फुअड़ मार्क्सवाद का नमूना है। ये नमूना किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं कि छायावाद का उपनिषद है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। विशंबरनाथ मानव कहते हैं कि कामायनी विराट सामंजस्यवाद की सनातन गाथा है। ठीक है, जो कामायनी है वो विराट सामंजस्यवाद की सनातन गाथा है, ये विशंबरनाथ मानव जी कहते हैं। हरदेव बारी का कथन है कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। जो कामायनी है वो आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य हरदेव बारी ने कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है, काव्य बल्कि महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी वो आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने बताया है? तो डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं। आगे कहते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। ठीक है, नए युग का प्रतिनिधि काव्य से बताया है। श्याम नारायण पांडे की बात करें तो कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। ठीक है, इन्होंने 8वां महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी एक रूपक है। ठीक है, इसे रूपक का नाम दिया है। मुक्ति बोध ने इसे फैंटेसी काव्य कहा है। इंद्रनाथ मदान इसे असफल कृति बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हालांकि अभी तक तो ये पूछा नहीं गया है ना, लेकिन इंद्रनाथ मदान ने ऐसा कहा है ना। अब आप सोच लीजिए इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, कोई तो वजह रही होगी। खैर, भोलानाथ तिवारी का कथन है कि अंतर्द्वंद की दृष्टि से मनु चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। ठीक है, अंतर्द्वंद की दृष्टि से मनु, क्योंकि जो मनु का चित्रण है ना, मनु पूरे जो कहते हैं ना उसके अंदर अंतर्द्वंद जो चलता रहता है। ठीक है, अंतर्द्वंद में वो घिरा हुआ रहता है, तो इसीलिए ये पूरे हिंदी काव्य में अकेला है अंतर्द्वंद की दृष्टि से। ये भोलानाथ तिवारी का कहना है। देखो इंद्रनाथ मदान ने जो कहा है ना, इस बात से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि हम सबकी नजरों में कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन हमारे जो आलोचक होते हैं ना वो कहीं ना कहीं हर सीढ़ी पर हमें देखने को मिलते ही हैं, है ना। चलो, कामायनी का चरित्र दोहरा है, ये किसने कहा है? ये भी भोलानाथ तिवारी ने कहा है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी ने दो कथन कहे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कामायनी के चरित्र को दोहरा भी बताया है। शंभुनाथ सिंह कहते हैं कि कामायनी में ना तो देवता बनाने का प्रयत्न किया गया है और ना ही उसे भयंकर राक्षस बनाया गया है। इसके विपरीत सभी चरित्र नीचे से ऊपर उठते हुए मानवीय कोष से आनंद में कोष की ओर अग्रसर होते हुए अंत में पूर्णता की प्राप्ति करते हुए दिखलाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ये किसने कहा है? शंभुनाथ सिंह ने कहा है कि कामायनी में ना तो देवता बनाने का प्रयत्न किया गया है और ना ही उसे भयंकर राक्षस बनाया गया है, जो इसमें पात्र है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत कामायनी को ताजमहल के समान बताते हैं। आगे इनकी अन्य रचनाएं हमें देखने को मिलेंगी। देखो, हर जितने भी इसमें कवि आपको देखने को मिलेंगे उन सबका इसी प्रकार से तैयार किया गया है। उनकी कविताएं अलग हैं, काव्य संग्रह अलग है, गद्य रचनाएं सब अलग मिलेंगी। अन्य रचनाएं जो पूछी जा सकती हैं वो अलग से मिलेंगी। ठीक है, और रचनाओं के बारे में जो विशेष आधार है वो सब आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको आप देख सकते हैं, डेमो वीडियो में इसीलिए डाल रही हूँ ताकि आपको समझ में, मैं चाहती हूँ दिल से वाकई में, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और वे अपनी तैयारी को मजबूत करें। अन्य रचनाएं अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, पराग व स्फुट पद, मकरंद बिंदु आदि कविताएं संकलित हैं। ठीक है, पराग व स्फुट पद, मकरंद बिंदु आदि कविताएं संकलित हैं इनकी अन्य रचनाओं में। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पराग में प्रसाद जी ने कुल 24 कविताएं रखी हैं। ठीक है, जो इनका पराग है, पराग अन्य रचनाओं में अभी हमने देखा है उसमें 24 कविताएं रखी गई हैं। करुणालय गीति नाट्य के ढंग के आधार पर लिखी गई कृति है। ठीक है, करुणालय गीति नाट्य के आधार पर लिखी गई है। इसमें कवि ने 5 दृश्य का विधान किया तथा इसमें राजा हरिश्चंद्र द्वारा सुनहरोस के नरमेघ यज्ञ में बलि का सुंदर वर्णन है। ठीक है,
ये भी ध्यान रखना है। इसमें बलि का सुंदर वर्णन किया गया है। बलि का सुंदर तो वर्णन हो ही नहीं सकता है ना। करुणालय की बात हो रही है। ये करुणालय खड़ी खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया काव्य है, ठीक है, गीति नाट्य है। महाराणा का महत्व के बारे में देखते हैं। महाराणा का महत्व जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1914 में प्रकाशित हुआ था। इस रचना में रहीम खाने खाना की बेगम को राजपूत द्वारा बंदी बनाए जाने और महाराणा प्रताप द्वारा मुक्त करके उनके पति के पास पहुंचाने की ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। अब आप देख लीजिए महाराणा प्रताप का महत्व। महाराणा प्रताप हमेशा से ही अकबर का मतलब दुश्मनी में था, है ना। दोनों के बीच में युद्ध तनातनी रही थी और कभी भी पकड़ा भी नहीं गया, है ना। कभी सबसे बड़ी बात है कि वो हारा भी नहीं युद्ध में, पकड़ा भी नहीं गया और मुक्त करके उनकी पत्नी को रहीम खाने खाना, आप जानते हैं रहीम खाने खाना कौन थे, अकबर के परिवार से ही संबंधित थे, है ना। और उनकी पत्नी को एक बार राजपूतों ने बंदी बना लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप उसे मुक्त करके ले गए थे और उनके पति के पास पहुंचा के भी आए थे, है ना। जबकि ऐसा मुस्लिम शासकों ने तो कभी नहीं किया। जयशंकर की झरना, जो जयशंकर की झरना रचना है, इसमें जहां 1918 से 1925 तक की 55 कविताएं संकलित हैं, तो आंसू में 33 कविताएं संकलित हैं, ठीक है। ध्यान रखना है 1918 से लेकर के 1925 तक की 55 कविताएं झरना में संकलित हैं, ठीक है, और आंसू में 33 कविताएं संकलित हैं, ये ध्यान रखेंगे। कानन कुसुम में 49 कविताएं हैं जो 1909 से 1917 के मध्य में लिखी गई हैं, ठीक है। कानन कुसुम में कितनी है, 49 कविताएं रखी गई हैं जो 1909 से 1917 के बीच में लिखी गई है। खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कहा जाता है, ये हमने ऊपर देखा था। इनकी प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं एक बार, फिर हम गद्य रचनाओं को देखेंगे, तो आपको भाग के नहीं जाना है। प्रमुख पंक्तियां हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, ठीक है। ये इनकी प्रमुख पंक्ति है जो पूछी जाती है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। आगे है खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, जल उठा स्नेह दीप सा, नवनीत हृदय था मेरा, नील परिधान बीच सुकुमार। ये मैंने शॉर्ट में लिख दी है, आगे भी है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बस इतना याद कर लेना, ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। आगे है जयशंकर प्रसाद की गद्य रचना, हम एक बार यहाँ पर देखेंगे। इनकी पहली कहानी ग्राम, अगस्त 1910 में, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1911 है, ठीक है। इन्होंने हर किसी का एक साल आगे माना है, पता नहीं एक साल बाद खाना खा देते क्या। चलो, मैं इंदू में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनकी अंतिम कहानी सालवती है, ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त ने इनकी जो अंतिम कहानी वो सालवती को माना है। इनके कुल 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं और 5 कहानी संग्रह कौन से हैं? छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी और इंद्रजाल 1936 ईस्वी, ठीक है। ये इनके कुल 5 कहानी संग्रह हैं जो कि पूछे जाते हैं, क्रम से भी पूछे जा सकते हैं। तो इनका क्रम यहाँ पर आपको इसीलिए प्रकाशन वर्ष दे रखा है क्या, ताकि क्रम वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो। छाया संग्रह में कुल 11 कहानियां है, जो इनका छाया संग्रह है, प्रथम काव्य संग्रह है ये, और इसमें कहानी संग्रह, सॉरी, इसमें 11 कहानियां हैं। इस संग्रह की कुछ प्रमुख कहानियां ग्राम, रसिया बालम, शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ उद्धार और अशोक, ठीक है। कहानी संग्रह तो 5 हैं, लेकिन कहानियां बहुत सारी हैं, ठीक है। कहानियां बहुत सारी हैं जो कभी कभी हमें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए कि इसमें से कौन सी कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी भी आप देख लेना। प्रतिध्वनि संग्रह में कुल 15 कहानियां संकलित हैं। कुछ प्रमुख कहानियां हैं इनकी, प्रसाद गुदड़ी में लाल, ठीक है, प्रसाद गुदड़ी में लाल, पाप की पराजय, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, ठीक है। ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां जो कि प्रतिध्वनि में शामिल हैं। कलावती की शिक्षा, प्रतिभा, प्रलय, करुणा की आवाज, चक्रवर्ती का स्तंभ, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। आगे आकाशदीप संग्रह में कुल 19 कहानियां हैं, ठीक है। आकाशदीप नाम से इन्होंने कहानी भी लिखी है और आकाशदीप इनका कहानी संग्रह भी है। इस संग्रह की कुछ प्रमुख कहानियां हैं आकाशदीप, ममता, भिकारिन, प्रतिध्वनि भी कहानी है जो कि आकाशदीप में संकलित है, ठीक है, और प्रतिध्वनि इनका कहानी संग्रह भी है। देवदासी, बंजारा, चूड़ी वाला, अपराधी, रूप की छाया, प्रणय चिन्ह,
इत्यादि, ये सब आपको याद रखना है। आगे आंधी संग्रह में कुल 11 कहानियां संग्रहित हैं। कुछ प्रमुख कहानियां हैं इनकी: आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, ग्राम गीत, विजया, नीरा, अमिट स्मृति और पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार कहानी किसमें संग्रहित है? पुरस्कार कहानी इनकी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जाती है। ये आंधी में संग्रहित है। ठीक है, और घीसू माधव ये कफन कहानी के पात्र है, जो कि प्रेमचंद की है, लेकिन इसमें इन्होंने कहानी भी लिखी है। इंद्रजाल संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं। इस संग्रह की कुछ प्रमुख कहानियां हैं: इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन संदेह, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवव्रत, विराम चिन्ह, सालवती। ठीक है, ये सारी की सारी इनकी कहानियां हैं। आगे हैं प्रसाद जी व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, ये जो कहानियां लिखते थे वो व्यक्ति केंद्रित लिखते थे, और जबकि आप जानते हैं जो प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता थी वो समाजोन्मुख थी। ठीक है, यथार्थवाद उन्मुख थी, यानी कि वो यथार्थ जो समाज की सच्चाई होती थी उसको दिखाते थे। नाटकों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इनके नाटक पूछे जाते हैं। सबसे पहला नाटक है इनका सज्जन, जो कि 1910 में आया था। इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। इस नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर की सज्जनता दिखाई गई है। ठीक है, इसका सज्जन नाम क्यों पड़ा है? तो युधिष्ठिर की सज्जनता दिखाई गई है। प्रायश्चित इनका नाटक है, 1913 में प्रकाशित हुआ था। कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें इतिहास प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की कहानी है। ठीक है, इसमें इतिहास में प्रसिद्ध जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की कहानी इसमें वर्णित है कल्याणी परिणय में। करुणालय 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। वस्तुतः यह गीति नाट्य है। ठीक है, इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान है। राज्यश्री का नाटक है, 1914 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक का आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। ठीक है, इनको ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो नाटक लिखे थे ना, चंद्रगुप्त, विशाख, राज्यश्री, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ये सारे इतिहास में आधारित है, इतिहास से संबंधित है। विशाख नाटक इनका 1921 में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक रास तरंगिनी यानी कि जो कलन की रचना है इसके आरंभिक अंश को आधार बनाकर लिखा गया था। आगे है अजात शत्रु, जो कि 1922 में लिखा गया। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। आलोचकों के अनुसार इसे प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्वीकार किया गया है। किसको? स्कंदगुप्त को। ठीक है, जो कि स्कंदगुप्त 1928 में आया था, और इसे आलोचकों ने प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक भी स्वीकार किया है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, कुछ आलोचकों ने इसे ही प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना है। अच्छा जी, दूसरे जो आलोचक हैं वो इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक भी मानते हैं। ठीक है, इस नाटक का नायक चंद्रगुप्त तथा नायिका कौन है? कार्नेलिया। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में आया था। यह नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। विशाख ने जो देवी चंद्रगुप्तम अपना ग्रंथ लिखा था, इसके आधार पर लिखा गया है। यह कुल 3 अंकों में विभक्त है। यह प्रसाद जी का अंतिम नाटक है, ये ध्यान रखना है। 1933 में इनका अंतिम नाटक आ गया था। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। ठीक है, जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इससे समस्या नाटक की शुरुआत हुई थी। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। एक घूंट इनकी एकांकी मानी जाती है, 1929 ईस्वी में आई थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1930 ईस्वी है। एकांकी मानी गई है, एकांकी है ये। इसमें प्रसाद जी का आनंदवादी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। कुछ आलोचक एक घूंट से ही आधुनिक एकांकियों का विकास मानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कुछ आलोचक एक घूंट से ही मानते हैं, ठीक है, जबकि दूसरे रामकुमार वर्मा की से भी मानते हैं। आगे हैं विशेष तथ्य एवं आलोचकों के कथन। आलोचक क्या कहते हैं इनको लेकर के कि प्रसाद जी के नाटक कामना तथा एक घूंट को छोड़कर सभी ऐतिहासिक हैं, ऐसा आलोचक कहते हैं। अतः ऐतिहासिकता इनके नाटकों की सामान्य विशेषता है। प्रसाद के नाटक ना तो दुखांत और ना ही सुखांत अपितु इनको प्रसादांत की संज्ञा प्रदान की जाती है। इनके प्रारंभिक नाटकों पर पारसी रंगमंच का प्रभाव दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। पारसी रंगमंच का प्रभाव इनके जो नाटक हैं उन पर दिखाई देता है। बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं कि प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि रंगमंच के योग्य नहीं थे।
वो लिखे गए थे लेकिन रंगमंच के योग्य नहीं थे, क्योंकि ऐतिहासिक नाटक थे ना, ऐतिहासिक नाटक थे। इनको उनको पूरी तरह से रंगमंच पर खेलना पॉसिबल नहीं था, है ना, संभव नहीं था पूरी तरह से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रसाद का साहित्य, ये प्रसाद का साहित्य एक रचना लिखी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और इसमें कहा है प्रसाद का साहित्य की प्राध्यापक एवं सक्रिय रंगकर्मी है। उक्त कथन नटरंग पत्रिका यानी कि त्रैमासिक से उद्धृत है। ये कहा है कि प्रसाद का जो साहित्य है इसकी प्राध्यापक एवं सक्रिय रंगकर्मी है, ठीक है। ये कथन नटरंग पत्रिका से लिया गया है। उपन्यास देखते हैं। उपन्यास इन्होंने ज्यादा नहीं लिखे, 3 ही लिखे हैं बस। कंकाल 1929 ईस्वी, धर्म के नाम पर होने वाले अनाचारों का चित्रण, तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा इसमें लिखी गई है कंकाल में, ठीक है। इसमें घंटी, तारा, यमुना, विजया इसके प्रमुख पात्र हैं जो नाजायज संतानें हैं। तितली, अगर तितली की बात करें तो ये 1934 में आया था। ये आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण इस उपन्यास का वर्ण विषय है, ये भी ध्यान रखना। आगे है तितली, शैली, इंद्रदेव और मधुवन इसके प्रमुख पात्र हैं। इरावती, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इरावती यह प्रसाद जी का तीसरा अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। इरावती इनका अपूर्ण रह गया था। इसका कथानक शुंग वंश तथा खारवेल के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। इसका जो कथानक है वो कहां से संबंधित है? तो शुंग वंश तथा खारवेल के इतिहास से। इरावती में बृहस्पति मित्र, पुष्प मित्र, अग्नि मित्र, खारवेल ये सभी ऐतिहासिक पात्र हैं। कालिंदी, इरावती, साधन दत्त, मणिमाला, आनंद उक्त ये कल्पित पात्र हैं, ठीक है। तो आगे हमारे निराला जी शुरू हो गए हैं। जयशंकर प्रसाद जी खत्म हुए, है ना, यानी कि हम पढ़ चुके हैं। और उम्मीद है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आपको ये नोट्स अगर चाहिए, आप बहुत ज्यादा मेहनत से बचना चाहते हैं या आपको अभी तक इतने अच्छे नोट्स नहीं मिल पाए हैं, तो केवल और केवल देखो, वैसे ये 600 रुपए के हैं, लेकिन 2 दिन के लिए मैं छूट दे रही हूँ। रक्षाबंधन का समय है, तो रक्षाबंधन के मौके पर आपको ये 500 रुपए, आप 500 रुपए इसी नंबर पर, जो ये नंबर आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है, उसी नंबर पर आप फोन पे करके इसको अपने घर तक मंगवा सकते हैं। अपना पूरा एड्रेस, पिन कोड और फोन नंबर साथ में आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेजना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसको एप्लीकेशन से, यानी कि आप इसको इसी तरह से आपने अपने फोन में या लैपटॉप में पढ़ना चाहते हैं, तो केवल और केवल 249 रुपए में, केवल 249 रुपए में आपको ये ई बुक के रूप में भी मिल जाएगा। और आप पूरा हिंदी साहित्य, यानी कि LT ग्रेड हिंदी साहित्य या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस जो हमारी एप्लीकेशन पर चलेगी, ठीक है। रिकॉर्ड क्या है, लाइव भी चलेगी, रिकॉर्ड भी मिलेगा कोर्स, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। और वो है केवल 1399 रुपए, लेकिन 2 दिन उसकी छूट रहेगी। अभी से ही बता रही हूँ, कल छूट करूंगी मैं, आज तो नहीं है ना, कल करवाऊंगी भाई एप्लीकेशन वालों से। चलो ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो बता दीजिएगा। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, ठीक है।